हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शैलेश कुमार वर्मा, गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बॉटनी का। मैं आप लोगों के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर पे अपना लेक्चर लाया हूँ प्रेजेंट करने के लिए। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है? तो अनेक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स का कलेक्शन है और अनेक लेबोरेटरी प्रक्रियाओं का वह समन्वय जिसके ज़रिए आप वेल डिफाइंड मीडियम पे क्या करें तो एसेप्टिक कंडीशन में और कंट्रोल इन्वायरमेंट में प्लांट के सेल या टिश्यू या ऑर्गन या उसके पार्ट से नए प्लांटलेट का डेवलपमेंट करें, तो वो प्रक्रिया कहलाती है प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक होगा कि हम आपसे बात करें उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स के विषय में। अगर आप टर्म्स को समझते हैं तो टिश्यू कल्चर टेक्निक बिल्कुल ही आसान है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक और बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर आप ढंग से इसकी स्टडी करें तो आवश्यक हो जाएगा कि हम लोग सबसे पहले टिश्यू कल्चर टेक्निक से रिलेटेड टर्म्स पे बात करें। पहला जनरली जो टर्म यूज़ किया जाता है वो है एलीट प्लांट या मदर प्लांट। एलीट प्लांट या मदर प्लांट उस प्लांट को कहते हैं जिसके सेल या टिश्यू या ऑर्गन को कल्चर किया जाना है। ठीक। दूसरा एक्सपेरिमेंटल टर्म आता है वो है एक्स प्लांट। एक्स प्लांट उसके लिए यूज़ किया जाता है वो सेल या टिश्यू या ऑर्गन या उसका पार्ट जिसे कल्चर मीडियम पे डाला जाना है नए प्लांट में डेवलपमेंट के लिए यानी संवर्धन के लिए, उसे हम लोग कहते हैं एक्स प्लांट। ठीक है। तीसरा है स्टरलाइजेशन एंड ऑटोक्लेविंग। डिफिनीशन में जो सबसे पहले मैंने ये बात की कि अजर्मीकृत इन्वायरमेंट में डेवलप किया जाना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं तो मीडियम पे किसी प्लांट को डेवलप कराने की कोशिश कर रहे हैं। मीडियम पे अगर उसी प्लांट को ग्रो कराया तब तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ कोई और भी आ जाता है तो वो भी ग्रो कर जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो माइक्रोब्स फ्री इन्वायरमेंट तैयार करते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है स्टेरिलाइजेशन। ये दो तरह से होता है। एक तो लिविंग टिश्यूज़ के लिए हम लोग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं और नॉन लिविंग टिश्यूज़ के लिए अलग टेक्निक, नॉन लिविंग मटेरियल्स के लिए अलग टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे मान लें कि आप ग्लासवेयर्स की बात कर रहे हों, आप फोर्सेप्स सीजर्स की बात कर रहे हों, आप कॉटन की बात कर रहे हों, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग ऑटोक्लेविंग की टेक्निक अपनाते हैं। ऑटोक्लेव ऐसा एपरेटस है जिसमें हाई पॉन्ड प्रेशर और टेम्परेचर पे स्टरलाइज किया जाता है। और अगर कोई लिविंग मीडियम है जैसे प्लांट का पार्ट है उसे आप स्टरलाइज करना चाहते हैं तो उसे सरफेस स्टरलाइजेशन के प्रोसेस से होकर गुजारा जाता है। सरफेस स्टरलाइजेशन क्या है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं किसी भी केमिकल से लिविंग जो मटेरियल है उसके सरफेस को उस केमिकल से उपचारित करते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी कोविड-19 के समय में सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम देखा होगा, तो सैनिटाइज़र को हाथ में लगाते हैं तो वो क्या करता है माइक्रोब्स फ्री बनाता है। बिल्कुल उसी तरह का केमिकल ले लेते हैं जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड या इथाइल अल्कोहल 70 से 90% उसको ले करके उपचारित करते हैं, सरफेस को से उसको रब करते हैं और उसके बाद उसे कंट्रोल उसे ले करके सुरक्षित रख लेते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है सरफेस स्टरलाइजेशन। तीसरा जो टर्म है, नेक्स्ट टर्म जो है वो है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन क्या होता है तो सेल या टिश्यू या ऑर्गन जिसे आपको कल्चर करना है यानी जिसे आप एक्सप्लांट कह रहे हैं, उस एक्सप्लांट को लेकर हम लोग क्या करते हैं कि उसे मीडियम पे ले जाते हैं। लेकिन मीडियम पर ले जाने से पहले बिल्कुल एसेप्टिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक स्पिरिट लैम्प जलाते हैं और उस स्पिरिट लैम्प के फ्लेम के ऊपर पहले नीडल या जो भी आप एपरेटस से फोर्सेप यूज़ करना चाह रहे हैं उसे रेड हॉट करते हैं, फिर उसे 90% अल्कोहल में डुबाते हैं, फिर रेड हॉट करते हैं, फिर 90% अल्कोहल में डुबाते हैं। इस तरह की प्रक्रिया 2-3 बार करने के बाद जो आपका यूटेंसिल है उससे या तो सेल या टिश्यू या जो ऑर्गन है ना,
उसको हम लोग लेते हैं और उसे मीडियम पर डालते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है इनॉकुलेशन। मीडियम पे जैसे ही आप डालते हैं, अब उसके बाद हम लोग उसे लैब में जो कल्चर वायल था, जैसे आपने कल्चर ट्यूब यूज किया हुआ होगा या आप कॉनिकल फ्लास्क यूज करेंगे, उसे कॉटन प्लग से बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद उसे क्या करते हैं हम लोग, तो टिश्यू कल्चर लैब में एरेशन के लिए प्रक्रिया होती है। और उस एरेशन की प्रक्रिया के लिए हम लोग ऑटोमेटिक शेकर होता है या लैमिनर एयर फ्लो होता है, उसमें डाल देते हैं। ठीक है। और उसकी बात अभी मैं बाद में करूँगा। अब क्या होता है, जब से कैलस आपने डाल दिया सेल को, तो सेल धीरे धीरे उस पर डिवाइड करेगा और शुरुआत में अनेक सेल्स का समूह बना लेता है। तो नेक्स्ट जो टर्म आपके जहन में होना चाहिए वो है कैलस। कैलस क्या होता है, तो ये सेल्स का अनऑर्गेनाइज समूह है जो मीडियम पर टिश्यू कल्चर के क्रम में डेवलप किया हुआ है। ये अनऑर्गेनाइज्ड मास है सेल्स का। अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि एक अनेक बनाने हैं हमको प्लांटलेट, तो फिर क्या करेंगे, इस कैलस को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट करेंगे और हर फ्रैगमेंट को फिर से इनॉकुलेशन की प्रक्रिया के जरिए नए मीडियम पे डाल देंगे। और नए मीडियम पे डाले जाने की यह प्रक्रिया कहलाती है सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग जब कर लेते हैं हम लोग, तो फिर क्या होता है, वहाँ भी कैलस बनता है। अब उस कैलस में क्या है, रूट और शूट का इनिशिएशन करते हैं। इस इनिशिएशन की प्रक्रिया के लिए हम लोग ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रेशियो को मैनिपुलेटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं। अगर आपने हाई ऑक्सिन और लो साइटोकाइनिन रेशियो का उपयोग किया है तो देने वाली बात है, ज़रूरी है कि अगर आप मीडियम में ऑक्सिन का कंसंट्रेशन हाई रखते हैं, साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन लो रखते हैं, तो कैलस से रूट इनिशिएट होगा। और विपरीत स्थिति लाएं, यानी आप लो ऑक्सिन कर दें, हाई साइटोकाइनिन कर दें, तो शूट डेवलप करेगा। और इस स्थिति में अगर आप इस तरह से मैनिपुलेशन करने में सफल हो गए, तो कैलस में रूट भी है और शूट भी है। ये रूट और शूट कैलस में मीडियम में ग्रो करके क्या करेंगे, छोटे से प्लांटलेट, मिनिएचर प्लांट का निर्माण करेंगे, जिसे हम लोग प्लांटलेट कहेंगे। और प्लांटलेट के निर्माण के साथ ही लगभग उद्देश्य से टिश्यू कल्चर टेक्निक का लैब स्तर पे पूरा हो जाता है। अब आइए, जो प्लांटलेट डेवलप किया उसे हम लोग तुरंत क्रॉप ये खेत में नहीं डालेंगे, बल्कि उसको क्या करेंगे, स्टरलाइज मिट्टी लेंगे पॉट में और उस मिट्टी में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। जो जिस कंडीशन में वो ग्रो कर रहा था उन्हीं कंडीशन में उसे रखेंगे। उसके बाद उसे ग्लास हाउस में ले जाएंगे और उसके बाद ग्लास हाउस से उसे अगर ग्लास हाउस में वो ग्रो करने में सफल हो गया और उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते, तो आराम से उसे फील्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। ये इस प्रक्रिया के तहत जो टिश्यू कल्चर का जो प्लांट डेवलप कर रहा होता है ना, उसमें वातावरण के डिफरेंट फैक्टर्स के को सहने की क्षमता आ जाती है। और इस प्रक्रिया को हम लोग टिश्यू कल्चर की भाषा में हार्डनिंग कहते हैं। और लैब से आपने क्या किया, फील्ड में ट्रांसफ़र किया, यानी मीडियम से जब आपने पॉट में ट्रांसफ़र किया, तो ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसप्लांटेशन। चलिए अब बात करते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर के बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे, है ना। तो जो सबसे बड़ी और पहली आवश्यकता है वो है हमारे पास टिश्यू कल्चर लैब का होना और लैब में इनॉकुलेशन चैम्बर का होना। अगर पूरे लैब को स्टरलाइज करने की फैसिलिटी है तब तो इनॉकुलेशन चैम्बर को अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इनॉकुलेशन चैम्बर चाहिए। इसके साथ साथ एपरेटस चाहिए। एपरेटस में क्या है, तो स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स होंगे आपके पास, ग्लास वेयर्स होंगे, कॉटन्स होंगे। स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स की बात करें तो आपके पास फोर्सेप्स, नीडल, सीजर्स, ये सब जो होते हैं नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं वो। दूसरी बात देख लीजिए कि ग्लासवेयर यूटेंसिल्स में क्या आएगा हमारे पास, तो कॉनिकल फ्लास्क या कल्चर ट्यूब या पेट्री डिशेज जिसमें हमको मीडियम डालना है और मीडियम पे ग्रो कराना है। इसके अतिरिक्त हमारे पास होना चाहिए ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन के लिए, जो कि जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो के लेफ़्ट साइड में वो दिख रहा है ना। और राइट साइड में आप वीडियो के राइट साइड में देखें तो आपको दिख रहा है ये
अभी ऊपर चला गया, वो है माइक्रो ये इनोकुलेशन चैम्बर। और अभी जो जस्ट हमने प्लेस किया ऊपर की ओर, ये है लैमिनर एयर फ्लो, एरेशन को प्रोवाइड करने में काम आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया। देखिए दो चार अनेक मीडियम है, जैसे निस मीडियम है, वाइट मीडियम है, एमएस मीडियम है। आजकल ज़्यादातर एमएस मीडियम का यूज़ करते हैं। तो आप तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार या जिसका आप कल्चर करने वाले हैं वो किस मीडियम पे ग्रो करेगा आसानी से, उस मीडियम को आप सेलेक्ट कीजिए, उस मीडियम को बनाइए और उस मीडियम को एसेप्टिक कंडीशन में, स्टरलाइज कंडीशन में आपने बना लिया, स्टरलाइज मीडियम आपने तैयार कर लिया, तो ये आपका एक बहुत बड़ा काम हो गया होता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, हम लोग लेबोरेटरी में एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करने का। ऐसे इसके लिए लेबोरेटरी में यूवी लैंप होते हैं। यूवी लैंप को आप आधे घंटे के लिए जला दें और तो ये लेबोरेटरी माइक्रोस फ्री हो जाता है। ये इनोकुलेशन चैम्बर में भी यूवी लैंप लगा होता है आजकल, उसको भी आप जला करके उस इनोकुलेशन चैम्बर को भी माइक्रोस फ्री बना सकते हैं। और नहीं तो सरफेस स्टरलाइजेशन या फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया से आप उसे स्टरलाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास होना चाहिए प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो मीडियम है उस पर जो ग्रो कर रहा है वो लिविंग है, लिविंग रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन प्रॉपर आदान प्रदान होता रहे, इसके लिए हम लोग जो प्रक्रिया अपनाते हैं वो कहलाता है एरेशन। एरेशन में क्या होता है, एक आजकल ऑटोमेटिक शेकर है या लैमिनर एयर फ्लो है। आप अभी देखिए जो डायग्राम में आप मेरे से जो राइट साइड स्थित है वो है इनोकुलेशन चैम्बर, और जो मेरे लेफ़्ट में है वो है, नीचे की तरफ आप ध्यान दें तो वो है आपका ऑटोक्लेव, और सबसे नीचे की ओर देखें तो लैमिनर एयर फ्लो है। लैमिनर एयर फ्लो ये स्टरलाइज्ड एयर का फ्लो बना करके देता है कल्चर हो रहे मीडियम जो उसके कक्ष में या उसके कंपार्टमेंट में रखे गए होते हैं। चलिए अब आइए हम लोग बात करते हैं एम ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, है ना। तो हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर क्यों करते हैं, तो इसमें पहला एम क्या होता है कि हम लोग प्लांट को डेवलप करें, किससे, सेल से या ऑर्गन से या किसी अन्य पार्ट से, लेकिन वो पार्ट सीड नहीं होना चाहिए। सीड को छोड़कर प्लांट के किसी अन्य ऑर्गन से या कल्चर मीडियम पे अगर हम लोग ग्रो कराएंगे तो वो टिश्यू कल्चर है। ये हमारा अपना सबसे पहला एम है। दूसरा क्या है, टू प्रोड्यूस हाइब्रिड वैरायटी ऑफ ए प्लांट इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। बहुत कम समय में टिश्यू कल्चर में क्या है, आपने सेल लिया या टिश्यू लिया, आपने कैलस बनाया, आपने इनिशिएशन करा दिया रूट और शूट का और प्लांट तैयार हो गया। नॉर्मल अगर हाइब्रिड प्लांट डेवलप करते हैं तो हाइब्रिड प्लांट के डेवलपमेंट की प्रक्रिया में वर्षों लगते हैं, और उस प्रक्रिया को यहाँ आप मुश्किल से 3 माह 6 माह या विद इन ईयर कर लेते हैं। तो इसमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन लगता है। नेक्स्ट क्या है, तो इससे हम लोग डिजीज़ फ्री वेराइटीज़ प्लांट डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो प्लांट के डेवलपमेंट की प्रक्रिया को लिया है वो सारी प्रक्रियाओं में पूरा वातावरण जो है वो माइक्रोस फ्री यूज़ हुआ है, तो डिजीज़ या पैथोजन कहीं नहीं है। तो जो प्लांटलेट आप से जो आपने प्लांट को प्रोड्यूस किया टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए वो बिल्कुल माइक्रोस फ्री है। दूसरी बात क्या है, अगर जैसे वायरल डिजीज़ प्लांट हैं, तो वायरल डिजीज़ प्लांट में एक खूबी क्या होती है कि वायरस जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं होता। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अगर आप प्लांट टिश्यू कल्चर करेंगे और नया प्लांटलेट बनाएंगे तो प्लांटलेट बिल्कुल वायरस फ्री होगा। तीसरी नेक्स्ट इसके इम्पॉर्टेंट हमारे एम में आता है रेजिंग ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स। आप क्या कर सकते हैं, तो जनरली प्लांट्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर डिप्लॉयड, है ना, लेकिन टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए आप चाहें तो अंथर का यूज़ कर लें या जो भी हैप्लॉइड टिश्यू हैं उनसे आप बड़े आराम से नए हैप्लॉइड प्लांट्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये भी एक एम है इसका। दूसरा इसका एम में है कि हम लोग रिप्रोडक्शन साइकिल को, जो अगर किसी के प्लांट से सीड्स टू सीड बनने में जो प्रक्रिया लगती है, साल लगती है, 2 साल लगती हैं, तो उसकी प्रक्रिया को हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत आसान नहीं होता 2 अलग अलग तरह के स्पेसीज़ के बीच में मीटिंग करवाने की प्रक्रिया, लेकिन हम लोग अगर 2 अलग अलग सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को बाहर कर लें तो बड़े आराम से आप उसको फ्यूजन करा करके जो हाइब्रिड होगा उस हाइब्रिड से को टिश्यू कल्चर पे डेवलप करा के नया प्लांट बना सकते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या कायिक संकरण, हिंदी में कह देते हैं हम लोग। उसके अलावे जो जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट हैं, यानी
जो वांछित जीन किसी अन्य प्लांट्स में है और हम लोग चाहते हैं कि किसी डिजायर्ड प्लांट जो हमारे पास है उसमें वो कैरेक्टर आ जाए, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रक्रिया जिसे आप कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये चैप्टर भी इस यूनिट में है, आप उसमें पढ़े होंगे या पढ़ने वाले होंगे। तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, जो प्लांट डेवलप करते हैं जिसमें कि नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, उस प्लांट्स को हम लोग कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स या उसे ही कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो इस तरह के पौधे भी हम लोग डेवलप करा सकते हैं। ये थे कुछ जो एम को सूचित करते थे प्लांट टिश्यू कल्चर की। अब थोड़ा सा अच्छा होगा कि हम लोग पायनियर डिस्कवरीज के विषय में जानें, जिसने प्लांट टिश्यू कल्चर को मॉडर्न साइंस का सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच के रूप में स्थापना करने में सहायता की है। उनमें सबसे बड़ा नाम है हैबरलैंड। 1902 में हैबरलैंड ने क्या किया, इन्होंने सबसे पहली बार यह अवधारणा दी कि प्लांट के एक सेल में नए प्लांट में विकसित होने की क्षमता होती है, और यही अवधारणा आगे चल करके टोटीपोटेंसी का आधार बना। पूर्ण शक्तता कहते हैं उसे हिंदी में। तो हैबरलैंड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि प्लांट के सेल्स में, कि एक सेल में नए प्लांट में विकसित होने की क्षमता होती है, और इसीलिए हैबरलैंड को प्लांट टिश्यू कल्चर का जनक भी कहा जाता है। लेकिन हैबरलैंड लैब में सेल से या टिश्यू से नया प्लांट बनाने में सफल नहीं हो सके। उसके बाद आया हैनिंग 1904 में। इन्होंने क्या किया, एम्ब्रियो को लिया और कल्चर करने की कोशिश की, तो फर्स्ट एम्ब्रियो कल्चर का श्रेय इनको जाता है। उसके बाद आया रॉबिन्स और कॉटे। रॉबिन्स ने मेज पे काम किया है, कॉटे ने किसी और प्लांट पे, और ये लोग क्या हुए, रूट के सेल्स को, रूट को कल्चर करने में सफल हुए मीडियम के ऊपर। उसके बाद जो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना सा मीडियम भी बनाया जिसे वाइट मीडियम कहते हैं, वाइट नामक साइंटिस्ट, इन्होंने 1934 में क्या किया, तो रिपीटेड कल्चर किया रूट सेल्स का, काफ़ी सालों तक उसका कल्चर करते रहे, तो ये कल्चर करने में सफल हुए रूट सेल्स के। उसके बाद आया स्नो ने 1935 में, इन्होंने सबसे पहली बार बताया कि ऑक्सिन के पास कैपेसिटी होती है कि वो कैम्बियम सेल्स में विभाजन की क्षमता को ला देता है। तो यहाँ से हार्मोन्स के इंट्रेंस की बात हुई कि अच्छा, हार्मोन्स बहुत कुछ कर सकता है, यानी ये सेल डिवीजन की क्षमता को ला सकता है। इसके बाद जो साइंटिस्ट थे गॉथेरिट 1935, इन्होंने क्या किया, तो ये सबसे पहली बार ऑक्सिन का यूज़ करके कैलस का निर्माण किए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है वो है नोवेकॉर्ट ने 1936 में ये पहला फर्स्ट कैलस कल्चर इन्होंने तैयार किया, और इनको श्रेय जाता है कि फर्स्ट कैलस कल्चर को इन्होंने ऑब्टेन किया। लारुई उसके बाद के साइंटिस्ट 1950 में, इन्होंने इंडोस्पर्म से प्लांट को कल्चर करने की में सफलता पाई। इसके बाद आया मिलर और उनके सहयोगियों ने 1951 में, इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की क्या, तो साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीज़न। तो एक तो था ऑक्सिन सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, दूसरा हमारे पास आ गया साइटोकाइनिन। मॉरेल एंड मार्टिन ने 1952 में ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट बाय मेरिस्टेम कल्चर। मैं इससे पहले आपको बता रहा था कि अगर डिजीज प्लांट है, वायरल डिजीज प्लांट है, तो मेरिस्टेम्स जो होते हैं वायरस फ्री होते हैं, तो आप बड़े आसानी से वायरस फ्री प्लांट को डेवलप कर सकते हैं मेरिस्टेम को कल्चर के लिए। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, तो मॉरेल एंड मार्टिन का, जो आज भी वायरस फ्री प्लांट को डेवलप करने में यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात हुई वो ही एस्क्यूगर मिलर की 1957 में। इन्होंने क्या किया, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रोल का पता किया, किसमें, तो रूट और सूट के इनिशिएशन में। ये अपने समय की सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई प्लांट टिश्यू कल्चर के केस में। इन्होंने ही बताया कि अगर आप हाई ऑक्सिन और लो साइटोकाइनिन का रेशियो यूज़ करते हैं मीडियम में, तो जो कैलस है उसमें रूटिंग की प्रक्रिया होगी, और यदि आप लो ऑक्सिन और हाई साइटोकाइनिन का रेशियो यूज़ करते हैं कैलस में, तो सूट डेवलप करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, रूट्स अगर एम्ब्रियो से डेवलप करता है, एम्ब्रियो के रेडिकल से डेवलप करता है, तो आप कहते हैं उसे टैप रूट, और प्लीम्यूल से डेवलप करता है तो वो सूट है नॉर्मल सूट। यहाँ पर दोनों केस में कैलस से डेवलप करता है, इसलिए जो रूट डेवलप करेगा वो है एडवेंटिशियस रूट,
और जो बड डेवलप किया वो कहलाएगा एडवेंटिसस बड। तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर में डेवलप करते हैं उसमें रूट सिस्टम एडवेंटिसस रूट सिस्टम होता है, और जो सूट है वो एडवेंटिसस बड से डेवलप हुआ सूट होता है। इसके बाद कार्लसन और उनके सहयोगियों ने क्या किया कि नई वेराइटीज़ तंबाकू की डेवलप कराई प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के जरिए, और इसमें इन्होंने क्या किया, निकोटियाना टैबेकम और निकोटियाना लैंग्सडॉर्फाई दो प्लांट्स लिए और उसको फ्यूज़ करा करके उसके प्रोटोप्लास्ट संलयन की विधि के जरिए नया प्लांटलेट डेवलप किया। ठीक है, इसके बाद इससे पहले दो और इम्पॉर्टेंट आपको मैं बताना भूल गया, वो था एक मुरासी और स्कूप का। इन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक मीडियम तैयार किया, एमएस मीडियम के नाम से ये जाना जाता है, और आजकल जितने भी ज़्यादातर कल्चर लैब में इसी मीडियम का यूज़ किया जाता है प्लांट को कल्चर करने के लिए, क्योंकि यह मीडियम जो है वाइट या नेस या उससे पहले के जितने मीडियम साइंटिस्ट ने यूज किए उनकी तुलना में 5 to 7 टाइम्स मोर एक्टिव ग्रोथ इसमें कैलस शो करता है, और 5 से 7 गुना ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करके नए प्लांटलेट का निर्माण होता है। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है गुहा और माहेश्वरी का 1964 का। गुहा और माहेश्वरी ने ये पहली बार धतूरा के पौधे के एंथर से नया हैप्लॉइड प्लांट डेवलप किया था। आइए इसके बाद बात करते हैं बजाज और उनके सहयोगियों का। उन्होंने 1976 में क्रायो प्रिजर्व प्लांट टिश्यूज से नया प्लांट डेवलप कर लिया। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? हाई कोल्ड टेम्परेचर में प्रिजर्वेशन की टेक्निक है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, अब आजकल क्या होता है, तो इनके इस एक्सपेरिमेंट का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, टिश्यूज़ को -176 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में प्रिजर्व करके रख लेते हैं। ये टेक्निक कहलाती है प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, टिश्यू जर्म प्लाज्म, और प्रिजर्व करके रखते हैं, और जब कभी भी उससे नया प्लांटलेट वगैरह डेवलप करना हो आराम से उसे रूम टेम्परेचर पे लाते हैं, और फिर उससे प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज़ करके हम लोग नया प्लांटलेट बना लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर के क्या स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ एलिट प्लांट, यानी आपको उस मदर प्लांट को सेलेक्ट करना है जिसके सेल या ऑर्गन या टिश्यू से आप कल्चर मीडियम पे उसका यूज़ करके आप नया प्लांटलेट डेवलप करने वाले हैं। पहला काम ये हुआ, आपने अगर प्लांट को चुन लिया कि आपको इस प्लांट का कल्चर करना है, तो वही प्लांट कहलाएगा एलिट प्लांट, या उसे आप मदर प्लांट कह सकते हैं कॉमन भाषा में। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम, जैसे हमने बताया एमएस मीडियम। प्लांट के ग्रोथ के लिए 16 to 17 एलिमेंट्स आवश्यक होते हैं, जो ये डिफरेंट मीडियम्स प्रपोज किए गए हैं ना, हर मीडियम में वही न्यूट्रिएंट का स्रोत होता है, स्रोत अलग अलग होता है, और उसके आधार पर जिस साइंटिस्ट ने दिया होता है उसके नाम को यूज़ करते हैं। जैसे मार्टिन, ये मुरासी और स्कूप का जो मीडियम है एमएस मीडियम है ना, तो उस तरह से आप मीडियम को पहले बना लें। स्टरलाइज्ड मीडियम बनना चाहिए, माइक्रोब्स फ्री मीडियम होना चाहिए। उसके बाद जब आपके पास मीडियम बन गया, जब आपने एलिट प्लांट को चूज़ कर लिया है, तो आप क्या करें कि सरफेस स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया के जरिए एलिट प्लांट का आप सेल या टिश्यू या ऑर्गन जिससे आप कल्चर करना चाहते हैं उसको लें, और उसे इनोकुलेशन चैम्बर में ले जा कर के मीडियम पर इनोकुलेट करें, और उसके बाद उसे आप एरेशन दें और रख दें पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 26 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री सेल्सियस, यानी एक औसत 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सबसे अच्छा माना जाता है ग्रोथ के लिए। तो उसके आधार पे, या फिर आपने किस प्लांट को यूज़ किया है और किसको आप बनाना चाह रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार टेम्परेचर को हम लोग मेंटेन कर देते हैं। तो आप नॉर्मल टेम्परेचर लाइट मेंटेन करके रखिए, तो उसके बाद क्या होगा, कल्चर मीडियम पे अनऑर्गेनाइज्ड मास बन जाएगा, जिसे हम लोग टेक्निकली कैलस कहेंगे। और उस कैलस को क्या करना है कि आपको एक से अधिक अगर प्लांट बनाने हैं, तो उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स कीजिए, और उस फ्रैगमेंट्स को आप फिर से नए एसेप्टिक मीडियम पे ट्रांसफ़र कीजिए। यह प्रक्रिया कहलाएगी सब कल्चरिंग। तो नेक्स्ट ये जो अभी था मल्टीप्लिकेशन एंड सब कल्चरिंग। नेक्स्ट स्टेप में बात करें तो डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ इन सब कल्चरिंग। सब कल्चर, तो आपने जो कल्चर पे जो कैलस बना उस पर ऑक्सीजन साइटोकाइनिन के मैनिपुलेशन के जरिए रूट सूट डेवलप करा देंगे, और इस तरह नया प्लांटलेट
मीडियम के ऊपर बन जाएगा। अब इस मीडियम के ऊपर बने नए प्लांटलेट को ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया के जरिए नेचुरल एनवायरनमेंट की ओर ले जाने की कोशिश कीजिए। मीडियम लैब से अगर आप नेचुरल एनवायरनमेंट की ओर प्लांट को ले जाते हैं तो वो प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसप्लांटेशन। आइए अब हम लोग बात करते हैं टिश्यू कल्चर के प्रोसीडियर पे, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इनोकुलम लेंगे, है ना, उसे सरफेस स्टेलाइज करेंगे, है ना। तो आपने जो एलीट प्लांट चुना है उससे आपने इनोकुलम लिया, उसे सरफेस स्टेलाइज किया, आपने रख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, आपके पास सारे एपरेटसेस वगैरह हैं, वो ऑटोक्लेव किए हुए हैं। ऑटोक्लेव में आपने उसको डाला हुआ है कितने, तो 20 से 22 पाउंड प्रेशर पे 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 20 to 30 मिनट्स के लिए। तो जब आपने इस तरह से उसे उपचारित कर लिया हुआ है तो वो स्टेलाइज हो चुका है। उसके बाद अलावा हम लोग क्या करते हैं, मीडियम के पीएच को मेंटेन करके रखते हैं 5.6 to 5.8 के बीच में। और आपने क्या किया हुआ है, तो जो इनोकुलम है उसको सरफेस स्लाइज करके रखा हुआ है। अब आप जाएंगे इनोकुलेशन चेम्बर में, उस इनोकुलम को बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशन में आप कल्चर मीडियम के ऊपर डाल देंगे और यह प्रोसेस कहलाएगी इनोकुलेशन। जैसे ही आपने इनोकुलेशन किया तो इनोकुलेशन के बाद आप क्या करें, तो उस मीडियम को ले जा करके एरेशन के लिए ऑटोमेटिक सेकर या लैमिनर एयर फ्लो से ये कांटेक्ट में रखिए। पहले के ज़माने में लोग हाथ से हिला करके भी उसमें करते थे। तो जब इनोकुलेशन करते हैं हम लोग तो उसके माउथ को कॉटन प्लग से बंद कर देते हैं ताकि कोई चीज़ आसानी से उसमें घुस नहीं पाए। कॉटन प्लग ऐसा है कि जब आप एरेशन की प्रक्रिया से गुजारेंगे तो ऑक्सीजन तो इन करेगा लेकिन बाकी के माइक्रोब सब बाहर ही रह जाएंगे, इसलिए उसको कॉटन से प्लग कर देते हैं। इसके बाद जब उसमें सेल डिवाइड करने लगता है, जब वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है कैलस का, तो फिर अब तक 2-3 बार मैं आपको बता चुका, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन के रेशियो के मैनिपुलेशन के जरिए हम लोग उसमें रूटलेट और सूटलेट डेवलप कर लेते हैं। और जब या फिर अगर आप चाहें संख्या में डेवलप करना, ज़्यादा संख्या में, तो पहले उस कैलस को कट कीजिए। ये जो छोटे छोटे कैलस के पार्ट्स कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सब ये सब इनोकुलम। और उस इनोकुलम को ले जा करके जब आप डालेंगे मीडियम पे तो ये प्रक्रिया कहलाएगी सब कल्चरिंग। वहाँ भी आप कैलस डेवलप होने दीजिए और फिर ऑक्सीजन साइटोकाइनिन के मैनिपुलेशन से नया प्लांटेट डेवलप कर दीजिए। ठीक है, अब जब ये प्लांटलेट डेवलप कर गया तो उस प्लांटलेट्स को पहले ग्लास हाउस में ये पहले तो आप स्टराइज्ड मिट्टी में पॉट में डालिए लेबोरेटरी में, और उससे उसको ले जा करके बाद में डालिए ग्लास हाउस में। ग्लास हाउस में वो प्लांट अपना नेचुरल ग्रोथ शो करता है तो आराम से उसे नेचुरल ग्रोथ के लिए डाल दें। ये था प्लांट टिश्यू कल्चर के स्टेप्स। ये मैं आपको इसको डायग्राम के ज़रिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने एक्सप्लांट चुना हुआ है और वो एक्सप्लांट टिश्यू कल्चर लैब में है तो सरफेस स्टेरिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मली डेवलप किया है किससे, तो एसेप्टिक कंडीशन में। लेकिन अगर आप नेचुरली ले रहे हैं नेचर से, या जो नेचुरल कंडीशन में प्लांट ग्रो किया हुआ है, तो वहाँ से अगर आप ले रहे हैं तो आपको सरफेस स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया से होकर गुजरना है। तो आप सरफेस स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजारें, या एलीट प्लांट आपने प्लांटेड लिया टिश्यू कल्चर लैब से तो आप इनोकुलम को लें। इनोकुलम को यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए ये स्प्रिट लैम्प के ऊपर नीडल के ज़रिए डाला जा रहा है, आपने डाल दिया। फिर यहाँ पर देखिए दूसरे डायग्राम में ये कल्चर ट्यूब में चला गया है वो, और वो ग्रो कर रहा है, कैलस बन गया है। कैलस में क्या हुआ, मैनिपुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखिए। तो क्या है कि ऑक्सीजन साइटोकाइनिन के मैनिपुलेशन के जरिए छोटा सा प्लांटलेट डेवलप कर गया। प्लांटलेट ये प्रोसेस प्लांटलेट जो बना वो प्लांटलेट गया कहाँ, तो लगाया गया फिर वो स्टेलाइज्ड सॉइल में, पॉट में, और ये प्रोसेस कहलाया ट्रांसप्लांटेशन। और अगर नेचुरल कंडीशन में या जीवित रहने लायक स्थिति में है तो आराम से आप जहाँ भी लगाना चाहें, खेतों में इसे ट्रांसफ़र करना चाहें तो वहाँ हो गया। और इस तरह प्लांट टिश्यू कल्चर की पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टिश्यू कल्चर के रोल की बात में। तो टिश्यू कल्चर का 2 रोल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक रोल इन एग्रीकल्चर एंड रोल इन हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर में बात करें
तो पहला जो टिश्यू कल्चर का रोल है, तो टिश्यू कल्चर से डेवलप होने वाला प्लांट डिजीज़ फ्री प्लांट होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप किसान को या जहाँ कहीं भी प्लांट की सप्लाई कर रहे हैं या देना चाह रहे हैं, उसमें पहले से कोई डिजीज़ नहीं है। तो ये टिश्यू कल्चर का रोल है, योगदान है सोसाइटी के लिए। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंट स्पीसीज। जो टिश्यू कल्चर से डेवलप करते हैं प्लांट, तो उनको हार्डनिंग की प्रोसेस से जो गुजारते हैं, तो ये क्या है, देखा गया है कि जो टिश्यू कल्चर से जो प्लांट डेवलप करते हैं वो स्ट्रेस टॉलरेंट होते हैं। वो आसानी से वातावरण में, अगर टिश्यू कल्चर लैब से और ग्लास हाउस के बीच में उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया है, तो वो स्ट्रेस टॉलरेंट की प्रक्रिया का नेचुरल इन्वायरमेंट में शो करते हैं। दूसरा क्या है कि हम लोग बेटर माइक्रोब्स फ्री प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा आपने देखा वायरस फ्री प्लांट्स के लिए, या उस तरह का जहाँ बीमार प्लांट है वहाँ से हमने टिश्यू लिया जिसमें फंगस या पैथोजन नहीं है, तो उसे जो डेवलप कर देंगे वो माइक्रोब्स फ्री प्लांट बन जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड थ्रू एम्ब्रियो कल्चर। अब हाइब्रिड प्लांट्स आर जनरली स्टेराइल, वो ग्रो नहीं करते उनके सीड्स, लेकिन हम लोग टिश्यू कल्चर की टेक्निक के जरिए उसके एम्ब्रियो को से नया प्लांट बना सकते हैं, प्लांटलेट, और एक बार प्लांटलेट बन गया तो आराम से उसे ग्रो करा सकते हैं आगे। तो हाइब्रिड प्लांट के प्रोडक्शन की प्रक्रिया आप टिश्यू कल्चर की टेक्निक से यूज कर सकते हैं, या आप उस एम्ब्रियो से क्या करें, कैलस बनाएं। कैलस की सब कल्चरिंग के जरिए आप ढेर सारे प्लांट्स बनाने और उन ढेर सारे प्लांटलेट्स जो डेवलप किए उनको बड़े आराम से आप अधिक संख्या में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड थ्रू एम्ब्रियो कल्चर ये हम लोग कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के जरिए। प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, 2-3 बार इसकी चर्चा हो गई। आप मेरिस्टेम कल्चर टिप के सूटापेक्स के मेरिस्टेम के कल्चर के जरिए आप बना सकते हैं वायरस फ्री प्लांट्स। तो ये रोल है कि डिजीज वायरस से ग्रसित प्लांट से हम लोग वायरल फ्री प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड एंड होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट। अगर हैप्लॉइड प्लांट है, ये हैप्लॉइड सेल है, तो उसे हम लोग हैप्लॉइड प्लांट बना सकते हैं, या हैप्लॉइड सेल में कोल्चिसिन ट्रीटमेंट के जरिए हैप्लॉइड सेल को हम लोग डिप्लॉइड सेल में बदल सकते हैं। और अगर एक बार डिप्लॉइड सेल प्राप्त हो गया है तो उसे टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए उसे डिप्लॉइड प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट है फूड कंजर्वेशन ऑफ हेरिडिटरी फीचर्स ऑफ द प्लांट फॉर कंजर्वेशन। जो इसके लक्षण है, जो टिश्यू कल्चर से जो प्लांट डेवलप करता है वो बिल्कुल मदर, जिस सेल को आपने यूज़ किया हुआ है मदर प्लांट को, उसी के जैसा होता है। तो अगर आपको लगता है हेरिडिटरी फीचर्स को फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाना है तो टिश्यू कल्चर टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म यानी टिश्यू या फिर जीन्स के जो स्रोत हैं उसको आप कंजर्व कर सकते हैं। जैसे एक हमने एग्जांपल बताया टिश्यू बैंक, दूसरा होता है सीड बैंक। इस सब में क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक को अपनाई जाती है और उसके ज़रिए उसको जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, और जब कभी भी नया प्लांट डेवलप करना होता है तो हम उसके सेल्स या टिश्यूज से प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक को यूज़ करके बना लेते हैं। टिश्यू कल्चर के से जरिए डेवलप करने वाला प्लांट एग्जैक्ट कॉपी होता है, और एग्जैक्ट कॉपी जो होंगे प्लांट्स के, उनके पूरे सेट को हम लोग कहेंगे क्लोन। तो क्लोनल वैरायटी को आप आराम से इस प्रक्रिया के जरिए डेवलप कर सकते हैं, और या कहिए कि हम लोग डेवलप करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांटलेट्स कहा जाता है कि अगर आप एक कैलस को अगर 1 साल तक मैनिपुलेट कर, सब कल्चरिंग की प्रक्रिया के जरिए मैनिपुलेट करें, तो उससे आप लोग 1 लाख प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो एक टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए 1 साल में एक तरह के यानी आइडेंटिकल या कहिए क्लोन वेराइटीज़ आप 1 लाख बना सकते हैं। तो बहुत सारे फॉरेस्ट्री के प्रोग्राम्स में ये प्रक्रिया बहुत यूज होती है। और प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़, ट्रांसजेनिक प्लांट्स में बात हुई, तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स को हम लोग इस टिश्यू कल्चर टेक्निक से प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ आर्टिफिशियल सीड भी बना सकते हैं। सीड को एक आर्टिफिशियल कवरिंग में बना करके रख लेते हैं और उससे ग्रो करा करके नया पौधा डेवलप करा सकते हैं। ये था रोल इन एग्रीकल्चर। अब आइए रोल इन हॉर्टिकल्चर, तो हम लोग बात करते हैं। चलिए, हॉर्टिकल्चर के योगदान में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो ये है कि हम लोग न्यूसेलर के सेल्स से एम्ब्रियो डेवलप कर सकते हैं और उस एम्ब्रियो से नया प्लांटलेट डेवलप कर सकते हैं। इसमें एक बड़ी बात क्या होगी कि इस प्लांटलेट में
ये जो चूँकि एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, तो एम्ब्रियो के पास अपना प्लीम्यूल है, अपना रेटिकल है, तो उसके पास नॉर्मल टैप रूट सिस्टम होंगे। और ये टैप रूट सिस्टम वाले प्लांट्स जो ज़मीन से ज़्यादा मजबूती से जुड़ते हैं, तो टैप रूट वाले प्लांट्स के गिरने मरने की संभावना कम रहती है। तो न्यूसेलस से एम्ब्रियो बना करके हम लोग हॉर्टिकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। सीडलिंग्स जो होते हैं इनमें, वो क्या होते हैं, चूँकि ये टिश्यू कल्चर टेक्निक से डेवलप किया गया है, तो वो बिल्कुल डिजीज़ से फ्री होते हैं। और दूसरी बात, यह देखा गया है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए जो प्लांट डेवलप होते हैं उनमें ओजस्विता ज़्यादा होती है नॉर्मल प्लांट्स की तुलना में, तो वाइग्रेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो है हॉर्टिकल्चर में, वो है ओवरी कल्चर। तो हम लोग ओवरी को यूज़ कर सकते हैं फ्रूट्स के क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए, और प्लांट के डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैलस कल्चर। तो जिस तरह से आपने टिश्यू कल्चर में देखा, उसी तरह से जिस हॉर्टिकल्चरल प्लांट का आप टिश्यू कल्चर के ज़रिए मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, तो उस प्लांट्स को हम बड़े आसानी से कैलस कल्चर की सहायता से ऑर्नामेंटल प्लांट्स का डेवलप कर सकते हैं, या हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स का। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऊपर एक जगह पे रिक्वायरमेंट्स में या टर्म्स में कैलस में CALLOUS आ गया है, तो ओ को डिलीट कर दीजिए। कैलस की स्पेलिंग है CALLUS। थैंक यू। मुझे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टिश्यू कल्चर टेक्निक की एक बेसिक जानकारी तो हो ही गई होगी। अब आप मैं इस अपने लेक्चर के कंटेंट को PDF फाइल में भी डाल दूँगा, तो आप आराम से पहले PDF फाइल देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर को सुनिए, तो आपको आसानी से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।